Hi everyone, welcome back to another lecture. This is the part 3, I think, of Essential of Management, and this is the last part of Essential of Management for CVT PG MCOM entrance examination. Let's get started without further delay. But उससे पहले दो चार चीज़ें बताना चाहूँगा कि आज इस पार्ट के अंदर दिस इज पार्ट 3 एज यू ऑल नो, और ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है. इससे पहले हम आगे बढ़े, दो तीन चीज़ें. जो भी आप CVT PG MCOM एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सारी की सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई है, यू कैन वॉच इट. ठीक है, आपको ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा वीडियोस के अंदर जाकर या लाइव सेक्शन के अंदर जाकर कि भाई कहाँ पर है वीडियोस. यू कैन गो थ्रू टू दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट एंड यू कैन सी कि प्रॉपर ऑर्डर वाइज मैंने चीज़ें लगाई हुई है. आप लोग ऑटोमेटिकली जाकर यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CVT PG MCOM एंट्रेंस एग्जामिनेशन. अगर आप लोग फ्यूचर के अंदर इफ़ यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप लोगों को नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा एज यू ऑल नो. तो आप लोग उस चीज़ के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग इन एनी वे. चलो शुरुआत करते हैं. दिस वॉज दी पूरा सिलेबस. हमने बेसिक बेसिक चीज़ें सारी कवर कर ली है. पहली चीज़ मैंने तुम्हें नहीं करवाई थी क्योंकि बच्चों वाली चीज़ है, कॉमन सेंस से हो जाएगी. थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेना, जैसे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स जो है ना, होथरोन स्टडीज वगैरह वगैरह. ये दो चार चीज़ें ऐसी है जो आपको खुद को करनी है, बेसिक चीज़ें. बाकी सारी चीज़ें हमने कवर करी है. आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे स्टाफिंग को, तीसरा पार्ट. डायरेक्टली हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था. इसमें बचा था प्रोसेस एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. वी आर गोइंग टू कवर इट टुडे. ठीक है, ये हो जाएगा एंड देन वी आर गोइंग टू कवर कंट्रोलिंग. तो आज के इस पार्ट के अंदर दिस इज द लास्ट पार्ट बेसिकली एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट का, जो आपको पूरा का पूरा आपका जो यही वाली यूनिट है कवर कर देगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले. बढ़ने से पहले थोड़ा सा HRM का एक नमक लगा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जायका लगा देते हैं. थोड़ा बहुत आपको HRM के बारे में पता होना चाहिए. बेसिक से सेंस के अंदर दो चार चीजें करवाऊंगा, बस वो ध्यान में रखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आज के टॉपिक्स को करेंगे. तो फंक्शंस होते हैं HRM के, दो फंक्शंस होते हैं. एक होते हैं मैनेजेरियल, जितने भी आपके मैनेजमेंट के टास्क है ना या फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग वगैरह वगैरह, वो सारे मैनेजेरियल फंक्शंस के अंदर आ जाते हैं. देन कम्स योर ऑपरेशनल फंक्शन. HRM के ऑपरेशनल फंक्शन क्या हो जाते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज से हैं. जो HR के जो डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं ना, ऑपरेशनल एक्टिविटीज होते हैं, वो ये वाले हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, अप्रेजल, मोटिवेशन एक्सेट्रा. तो ये आपके ऑपरेशनल फंक्शंस में आ जाते हैं. तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है, आपका डन हो जाएगा. ठीक है, डन. HR मैनेजर का रोल क्या होता है, यही सारा रोल है. जो ऑपरेशनल चीज है ना, वो सारा रोल यही है. ठीक है, JD तैयार करना, जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार करना, कंपनसेशन देखना, जॉब इवैल्यूएशन करना, एडवाइजरी रोल भी होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को एडवाइज भी करता है. एक लिंक होता है लोअर लेवल का और हायर लेवल का, एक लिंक होता है. फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, FW टेलर हैं, ये आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, इन्होंने एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम भी दिया था, जिसके अंदर ये था कि जो बंदा एफिशिएंटली काम कर रहा है उसको ज्यादा पे करो, जो बंदा इनएफिशिएंट है उसको कम पे करो. देन हेनरी फेयोल ने कुछ क्वालिटीज बताई मैनेजर की. वो कुछ 5-6 क्वालिटीज थी: फिजिकल, मेंटल, मॉरल, एजुकेशन, टेक्निकल एंड एक्सपीरियंस. दीज वर द क्वालिटीज. ये याद करने की चीजें तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ज्यादा सच कुछ है नहीं. तो टेलर का डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम यही बताता है, जो एफिशिएंट है उसको हाई वेज दो, जो इनएफिशिएंट है उसको लो वेज दो, है ना. बट हेनरी एल गेंट जो थे, वो टास्क बोनस वेज सिस्टम लेकर आए थे. यानी कि नॉर्मल जो बंदा काम कर रहा है उसको नॉर्मल पैसा तो मिलेगा, हाई काम करने पे, ज्यादा काम करने पे उसे बोनस दिया जाएगा. ये यहाँ पर सीन था, ज्यादा काम करो ज्यादा पैसा कमाओ. एफिशिएंसी इन एफिशिएंसी का वहां पर कोई सीन नहीं था, एक फिक्स अमाउंट तो उन्हें मिलता ही था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. होथरोन एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को. 3 बंदों के द्वारा हुआ था, लेकिन मेनली एल्टन मायो का नाम जहां पर दिखाई देता है हमें, हम होथरोन एक्सपेरिमेंट को वहां पर टिक कर देते हैं. ठीक है, मेनली 3 बंदे थे, एल्टन मायो और रोथ लिसबर्गर, बर्जल बोल सकते हो, विलियम जे डिक्सन बोल सकते हो. ये 3 बंदे थे. ये 3 बंदों ने होथरोन एक्सपेरिमेंट किया था. अब एक्सपेरिमेंट में डीप डाउन तो नहीं जाऊंगा, इसका कंक्लूजन बताना है बस मेरे को आपको. कंक्लूजन ये था, अमाउंट ऑफ वर्क फिजिकल चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, सोशल नॉर्म्स पे डिपेंड करता है. अगर बंदे ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है, तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं रेदर देन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच. ठीक है, एक इनफॉर्मल लीडरशिप वहां पर निकल कर आई थी. यानी कि बंदे जो हैं, लोग जो हैं, फॉर्मल सेटिंग्स के अंदर काम कर ही लेते हैं, बट इनफॉर्मल सेटिंग्स के अंदर और अच्छे से काम कर पाते हैं. अगर ज्यादा उनके दोस्त बनते हैं, इंटरेक्शन होती है, तो दे कैन वर्क प्रॉपरली.
ठीक है। नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी उन्हें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। जरूरी नहीं है हमेशा मनी ही, हमेशा सैलरी ही आपकी एक मोटिवेशन फैक्टर होगी, जरूरी नहीं है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी वहां पर एज अ मोटिवेटर काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रुप बना लेना, कोई पार्टी वार्टी कर लेना, चाय वाय पी लेना, बीच में लंच ब्रेक हो गया उसमें चिल कर लेना, दीज आर दी नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स और दीज कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मोटिवेटर। ये एक होथ्रोन एक्सपेरिमेंट का बेसिकली कंक्लूजन था। इतना डन होता है, अब हमारे मेन टॉपिक्स पर आ जाते हैं जो आज हमने कवर करने हैं। पहला हो जाएगा रिक्रूटमेंट। बेसिक बेसिक कीवर्ड्स है जो आपने याद में रखने हैं। पॉजिटिव प्रोसेस है ये ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। हम इसमें क्या करते हैं, लोगों को सर्च करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को सर्च करते हैं। ठीक है, जो अपने कंपनी के अंदर आना चाहते हैं उनको सर्च करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। अट्रैक्टिंग देम टू अप्लाई फॉर वैकेंसीज। रिक्रूटमेंट प्रोसीड्स द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस से पहले आता है रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन आता है। एंड एम्स एंड क्रिएटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट सो दैट मैनेजमेंट कैन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। यानी कि सिलेक्शन तभी होगा ना जब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे और उनमें से बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को हम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को ले आओ, यानी कि रिक्रूटमेंट, यानी कि पॉजिटिव प्रोसेस, और उसके बाद सिलेक्शन करो। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, हम आगे जानेंगे। सो रिक्रूटमेंट कैन बी डन फ्रॉम टू सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। एक चीज का और ध्यान रखना, जो लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, लास्ट के अंदर 2 बोनस टॉपिक मैंने करवाए हैं आप लोगों के लिए, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो वॉच टिल द एंड। इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज से वी कैन रिक्रूट। और ऑल्सो कि ये जो वीडियो है बाइलिंगुअल है, सो पार्डन मी, जो सारे कंप्लीटली इंग्लिश वाले बंदे हैं, पार्डन मी फॉर दैट, बट मैंने बाइलिंगुअल यानी कि दोनों वर्ग को मैंने कोशिश करी है यहाँ पर मैं मेंटेन करके चलूँ, मैनेज करके चल सकूँ। सो आई एम रियली सॉरी इफ यू आर कंप्लीटली इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप ये पढ़ सकते हैं, पीपीटी पढ़ सकते हैं, ये पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। वीडियो पूरी करने के बाद ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आई विल प्रोवाइड इट बाद में, थोड़ा सा 2-3 दिन बाद। इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला हो जाएगा अंदर वाला, दूसरा हो जाएगा बाहर वाला। अंदर वाली बाहर वाली, समझ रहे हैं? चलो एनीवेज, ट्रांसफर फर्स्ट वन है ट्रांसफर, देन प्रमोशन एंड देन री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज। नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर का क्या मतलब है, आपको हटाया नहीं जा रहा जॉब से, आपको बस ट्रांसफर हो रहा है, किसी और जगह से कहीं और जगह भेज दिया है, सिंपल एज दैट। प्रमोशन, आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंचा दिया है। देन आता है आपका री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज, जो बंदे रिटायर हो गए फॉर एग्जाम्पल, उनको दोबारा से बुला लिया है। इजी। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर ये सारे आ जाते हैं, बहुत इजी है, नाम से पता चल जाता है, एज सच कुछ डायरेक्टली डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है। पोचिंग एंड रेडिंग क्या होता है, दूसरी कंपनी जो आपके सेम लेवल ऑफ कंपनी है ना आपकी, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, उनके बंदों को तुम अट्रैक्ट कर रहे हो हाई पैकेजेस देकर, तो वो होता है पोचिंग या रेडिंग करना। ठीक है, इजी है, बाकी एज सच और कुछ तो है नहीं इसके अंदर, यू कैन रीड इट आउट, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, जनरली आता नहीं है बट पढ़ लो, इजी है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। हमें पहला हमारा काम यही है कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ से हम बंदों को लेकर आ सकते हैं। असेस देयर वैलिडिटी, सोर्सेज की वैलिडिटी को असेस करो, चूज करो उसमें से सबसे बेहतरीन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जो अब आपको सस्ता भी पड़ेगा और जो आप क्वालिटी पर्सनल भी लेकर आ सकते हो अपनी कंपनी के अंदर। इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर द वैकेंट जॉब्स, इजी। आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन पे। सिलेक्शन ये ना आपके क्वेश्चन आया भी हुआ है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग वाला भी, मे बी इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस एज इट लीड्स टू रिजेक्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, हम उन रिक्रूटेड बंदों में से सिलेक्ट करते हैं फ्यू पीपल, क्योंकि जॉब तो हमारे पास लिमिटेड ही है ना, बट रिक्रूट हमने बहुत ज्यादा किए थे, उसमें से सिलेक्ट हमने बहुत कम किए हैं। So that is why it is a negative process. It is a process of selection of right type of personnel and offering them job. Aim क्या रहेगा, to pick most suitable person for the vacant job. Done है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव। पहली चीज है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, छोटा मोटा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आती है, जैसे कि अपना होता है ना सीवी दे दो, तो सीवी की एप्लीकेशन स्क्रीनिंग करना। सीवी सिलेक्ट होते हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, डिलोएट जो कंपनी है हमारे, जैसे आप अभी जाओगे एमकॉम क्लियर करने के बाद, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद अगर ड्यू में जाओगे, तो जनरली ये कंपनी आती है, ठीक है, तो बच्चों को लेकर जाती है अपनी कंपनी के अंदर। और
क्या बताऊँ, मतलब इसके बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे, अंदरूनी बातों के बारे में। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट वहाँ पर होता है, सबसे पहले टेस्ट देना होता है ना, तो टेस्ट वगैरह देने के बाद फिर तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, जैसे कि HR राउंड हो गया, टेक्निकल राउंड हो गया, ये राउंड वो राउंड, फलाना ढिमकाना। फिर आते हैं रेफरेंस चेकिंग, चेक करते हैं उसके बाद, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, देन अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि जॉब ऑफर आपको कर दिया जाता है, ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसेस, वेरी इजी। इतना डीप डाउन जाने की जरूरत इतना है नहीं, इसके बीच में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लिया बहुत है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ सकता है, कर लोगे, है ना। देन कम्स योर प्लेसमेंट। व्हाट इज प्लेसमेंट? प्लेसमेंट है जहां पर हम असाइन करते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट को राइट जॉब एंड डिपार्टमेंट। तो यानी कि ऐसा बोल दिया ना कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो HR वाला बंदा है, तो उसको प्रॉपर जॉब दे दी, ये उसकी जॉब है और HR उसका डिपार्टमेंट है, तो वो प्लेसमेंट हो गया। इजी है। अ न्यूली हायर्ड अकाउंटेंट इज प्लेस्ड इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट टू मैनेज अकाउंट्स, बजट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। उसकी जॉब क्या है? टू मैनेज अकाउंट्स, बजट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, बट उसका डिपार्टमेंट कौन सा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। इजी। आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन को आइडेंटिकल माना जाता है, आइडेंटिकल माना जाता है। ओरिएंटेशन से भी इतना आप ध्यान रखेंगे, कई कई बुक्स में इन दोनों को आइडेंटिकल बोला गया है और कई कई बुक्स में इसको डिफरेंशिएट करके भी बताया गया है, बट स्टिल अभी के लिए इनको आइडेंटिकल मान के ही आपने चलना है। इंडक्शन इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कल्चर, पॉलिसीज एंड कलीग्स। एक फॉर्मल सा प्रोसेस है जिसके अंदर लोगों से बातचीत करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कल्चर से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पॉलिसीज एंड कलीग से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अ कंपनी माइट हैव एन इंडक्शन प्रोग्राम वेयर न्यू एम्प्लॉयज मीट देयर टीम, अंडरस्टैंड कंपनी एंड पॉलिसीज एंड गेट फैमिलियर विद द वर्क एनवायरनमेंट। ये सालों साल नहीं चलता है, बट थोड़े दिनों का होता है ये। जनरली जैसे अगर आप कोई MBA करना चाह रहा है आगे जाके, ठीक है, अगर आप MCOM करते हो तो यहाँ पर भी ना, जैसे MCOM के अंदर आपको आएगा नोटिफिकेशन कि भाई आ जाओ, ओरिएंटेशन डे है तुम्हारा आज, तो ओरिएंटेशन डे बोला जाता है वहां पर। और MBA के अंदर इसे बोला जाता है इंडक्शन, इंडक्शन प्रोसेस बोला जाता है। इंडक्शन प्रोसेस जनरली यहाँ पर चलता है 7 days का। और लेकिन MCOM का जैसे अभी मैं बात करूँ हमारे ही कॉलेज का, तो आपको बुलाया जाएगा फॉर 1 day। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका 1 दिन का होता है, तो वो वाला सीन है, ठीक है, इजी, डन। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स अ डिफरेंट कंसेप्ट जिसका नाम है सोशलाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये डिफरेंट कैसे है, यहाँ पर देखो क्या है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस वेयर न्यू एम्प्लॉयज adapt to the norms, values and behaviors required to function effectively within the organization। यानी कि एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला प्रोसेस है, wherein जो एम्प्लॉय रहते हैं वो क्या करते हैं? अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, जो वो सोच कर आते हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला सीन वहां पर हो जाता है, एंड देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो ये होता है सोशलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? न्यू एम्प्लॉयज लर्न अबाउट टीम वर्क, रिस्पेक्ट फॉर डेडलाइंस and company culture through socialization activities and making them feel part of the organization। easy है, डन है। जल्दी जल्दी क्यों करवा रहा हूँ? ये ऑप्शन है आपके पास कि मेरी स्पीड को स्लो कर सकते हो, ठीक है, इसलिए नॉर्मल स्पीड पे करा रहा हूँ। रात के 1 बज रहा है इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोसेस इसका क्या है? पहली चीज है प्री अराइवल। प्री अराइवल का क्या मतलब है? आपकी एक्सपेक्टेशन होगी आने से पहले वाली सीन, सिनेरियो, एक्सपेक्टेशंस आपकी हो गई, कुछ ना कुछ आपने रखी होगी उस कंपनी से। देन एनकाउंटर होगा, एनकाउंटर वो वाला नहीं, एनकाउंटर यानी कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। आप रियलिटी चेक आपको मिलेगा, यहाँ पर रियलिटी मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आप अडेप्शन करोगे, अडेप्ट हो रहा होगा, अडेप्शन होगा, एंड देन यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। यहाँ पर क्या होगा? यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। बच्चों डन, सोशलाइजेशन डन, छोटे मोटे कंसेप्ट डन। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस रहता है, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत इजी भी है। देखो पढ़ते हैं, समझते क्या है। ट्रेनिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। उस जॉब से रिलेटेड ही उस बंदे की क्या हो रही है? नॉलेज को इंक्रीज किया जा रहा है, स्किल्स को इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जॉब ओरिएंटेड। Its purpose is to bring positive changes in knowledge, skills, attitudes of the employees so as to you can perform the task very well। बहुत आराम से वो जॉब आराम से कर पाओ आप लोग। तो नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स को बढ़ाना इज द ट्रेनिंग। अब डेवलपमेंट क्या हो जाता है? डेवलपमेंट एक ओवरऑल चीज है, करियर ओरिएंटेड है ये,
ठीक है, यानी कि आपकी ग्रोथ कितनी मिल पा रही है वहां पर, आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अगर ढूंढ रहे हो तो ये वही चीज है। इट इज कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट्स। उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है, उसके बोलने का तरीका चेंज हो रहा है वहां पर, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट है ना। तो डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड, डेवलपमेंट इज करियर ओरिएंटेड। इजी डिजाइनिंग ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसे कुछ डिजाइन होता है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेनिंग की नीड्स को कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का। एचआर एनालिसिस होगा, टास्क यानी कि जॉब एनालिसिस होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारे एनालिसिस करने के बाद वी सेट सम ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, हमारे उद्देश्य सेट करते हैं कि वाई वी आर गिविंग देम ट्रेनिंग। ठीक है, तो इन इन चीज़ों के लिए एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला वी आर लैकिंग इन दीज पर्टिकुलर एरियाज, देन वी विल सेट आवर स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंगली। इजी। देन आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराओ, हो गया। उसके बाद मूल्यांकन करो, यानी कि इवेल्युएशन करो ट्रेनिंग का और उसके रिजल्ट का। कंप्लीटेड। इजी। दिस इज इंपॉर्टेंट। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, दो तीन टाइप के मेथड है। बेसिक टाइप आपके कौन से हो जाएंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। फिर सेकंड वन आता है, यानी कि एक और आता है आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। बहुत आसान है, पहले पढ़ते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को। एन अटेम्प्ट टू क्रिएट वर्किंग कंडीशन विच आर सिमिलर टू द एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट। जैसा होता है ना आर्मी के अंदर, एक एक जैसे जैसे आप पढ़ते भी हो करंट अफेयर्स के अंदर कि आज फ्रांस और इंडिया का बीच में ये हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, एयरफोर्स वाली, ये वाली, वो वाली। तो वो एक सिनेरियो क्रिएट करके वहां पर ट्रेनिंग करते हैं। सिमिलरली हमारे यहाँ पर भी ऐसा चल रहा है बिजनेस के अंदर भी कि हम सिमिलर वर्किंग एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करवाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। फिर आती है आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है एट द प्लेस ऑफ वर्क, है ना, जॉब के दौरान ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कोचिंग कह लो, अंडर स्टडी, जॉब रोटेशन कह लो। फिर आती है आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो होती है अवे फ्रॉम द जॉब, क्लासरूम ट्रेनिंग कह लो, कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार, रोल प्लेइंग। सेमिनार आप कहीं बाहर जाकर अटेंड कर रहे हो, वो वाली चीज़ें। कॉन्फ्रेंसेज आप कहीं और दूसरे सिटी में जाकर अटेंड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। क्लास मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग हो जाती है, मान के चलो जॉब के बाद आपको क्लासरूम ट्रेनिंग मिल रही है, वो सारी चीज़ें, तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। ईजी है, कंप्लीटेड। अब जैसे आईएएस वाले होते हैं, वो जाते हैं ना लबासना जैसे बोलते हो आप लोग, तो वो जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग अगर वहां पर होगी तो वो ऑफ द जॉब हो रही है। ठीक है, अगर उसको 2 साल के लिए कहीं और भेजा जा रहा है एज एन एसडीएम और वट एवर इट इज, तो वो हो जाएगी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, इजी। आगे बढ़ते हैं। सक्सेशन प्लानिंग, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बहुत ईजी भी है, ये आपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा होगा। सक्सेशन प्लानिंग का यही मतलब है आगे के बारे में सोचना, है ना। अपने कंपनी के जो की मैनेजरियल पोजीशंस है उस पर कौन आएगा। जनरली ये होता है हिंदू वाली जो फैमिली होती है ना, हिंदू अनडिवाइडेड, आई मीन फैमिली ओन बिजनेस जो होता है आपका। ठीक है, तो वहां पर जनरली ऐसा देखा जाता है कि स्टार्टिंग से ही उस बंदे पे फोकस दिया जाता है जो बंदा आगे जाकर की मैनेजरियल पोजीशन पर आने वाला होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में भी आप पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है, सच कुछ है नहीं, आप रीड करोगे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी स्टेप्स इन सक्सेशन प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, फर्स्ट वन इज योर आइडेंटिफाइंग की पोजीशन। सबसे पहले आप की पोजीशन देखते हो कि जिस पर आपको उस बंदे को बैठाना है आगे जाके इन फ्यूचर। फिर आइडेंटिफाई करते हो पोटेंशियल सक्सेसर, कौन बन सकता है, कौन बैठ सकता है उस पर। फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम सेट करते हो, उसे ट्रेनिंग देते हो पूरे सालों भर, एंड रिव्यू करते रहते हो, अपडेट करते रहते हो। उसके बाद बंदा जब टाइम आता है उसको आप बैठा देते हो उस गद्दी पे, है ना, इजी चीज। इससे वो याद आ गया, नाम तो नहीं लूंगा मैं उस सीरीज का, गद्दी पे बिठाने वाली सीरीज, समझ रहे हो, अभी रिसेंटली ही आई थी, यूपी से रिलेटेड है थोड़ी, है। एनीवेज, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप हाँ, अब ये नया टॉपिक आ जाता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो स्टाफिंग हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, परफॉर्मेंस अप्रेजल पर है हम लोग। परफॉर्मेंस अप्रेजल का यही मतलब है, बंदे की परफॉर्मेंस को अप्रेज करो, बंदे की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो, सिंपल एज दैट। तो इट इज कंसर्न विद द डिफरेंसेस अमंग द एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, यानी कि अलग अलग जो एम्प्लॉय होते हैं, आई मीन जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, दे आर डिफरेंट इन देयर परफॉर्मेंस लेवल, तो उनको मेजर करना। ऑल्सो नोन एज मेरिट रेटिंग, एज इट इज कंसर्न विद द कंपैरेटिव मेरिट ऑफ इंडिविजुअल्स। सो एक दूसरे के कंपैरिजन में हु इज परफॉर्मिंग वेल, इट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस अप्रेजल। कंसर्न्ड विद द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाउ मेनी मेथड्स आर देयर। उससे पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेजेस
एंड इंसेंटिव पे। अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे जा रहा है तो डेफिनेटली उसको बोनस मिलेंगे, उसको आगे जाके उसकी सैलरी इंक्रीज होगी। टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज प्लेस्ड ऑन रॉन्ग जॉब्स, अगर वो परफॉर्मेंस कर ही नहीं पा रहा है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ एंड व्हाई ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। इज इट, उसको अगर मतलब उसको गलत जॉब दे रखी है क्या हमने, तो वो चीज़ भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू नो द क्वालिटी ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वो क्यों वाली चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ईजी। टू डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो to serve as the basis of personal decisions like transfer and promotion also. So these are the objectives of performance appraisal, कि प्रमोशन करना है तो कब करना है, क्यों करना है, और अगर ट्रेनिंग की नीड चाहिए तो क्यों चाहिए, कब चाहिए, तो इस चीज़ के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम कंसिडरेशन के अंदर लेते हैं। वेरी इजी। सो हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? देयर आर टू बेसिक मेथड्स। फर्स्ट वन इज योर ट्रेडिशनल यानी कि पुराना मेथड, सेकंड इज योर मॉडर्न यानी कि नया मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मॉडर्न मेथड आप याद कर लो, ये तीनों याद कर लोगे। इसके अलावा जो भी मेथड्स हैं वो ट्रेडिशनल कहलाएंगे ना, है ना। सो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स के अंदर आपके बेसिक वाले जो मेथड्स हैं वो यही हैं। एमबीओ जिसे बोलते हैं, ये आपका कंट्रोलिंग का भी पार्ट है, तो ये एक टेक्निक भी है कंट्रोलिंग की, याद रखना। एमबीओ हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा बार्स, BARS जिसे बोलते हैं, फिर आपका हो जाएगा 360 डिग्री अप्रेजल जो आपको आता ही होगा। चलो बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज योर मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव। नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्टिव के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, चाहे वो सुपीरियर के हो चाहे वो सबऑर्डिनेट्स के हो, इनको एक कर दो और एक की तरफ डाल दो, मतलब भेज दो, तो वो वाली चीज़ है, इसके थ्रू हम मैनेज करते हैं। इंट्रोड्यूस किया था पीटर ड्रकर ने, और लेटर इसको डेवलप किया बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट बोल रहा हूँ, राइटर्स ने, जिसका नाम था डोगलस मैकग्रेगर भी और सेवरल अदर्स ऑल्सो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स एंड गोल सेटिंग अप्रोच। तो ये नाम याद रख लेना। ये एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉमन गोल्स ऑफ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स एंड यूजिंग दीज as measures for operating the unit and assessing the contribution of each member. Easy है, MBO डन। फिर आता है आपका बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, बार्स जिसे बोलते हैं। हम एक रेटिंग स्केल बना लेते हैं, बनाने के बाद परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बाय आस्किंग द रेटर टू रिकॉर्ड स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल जॉब बिहेवियर्स ऑफ एन एम्प्लॉय एंड देन टू कंपेयर दिस ऑब्जर्वेशन विद बार्स। हमने ऑलरेडी बना लिए हैं, एक सही लेवल का बंदा बैठा हुआ है, उसने ये बार सेट कर लिए हैं, फिर ऑब्जर्व करता है बंदे की परफॉर्मेंस और उसको मैच करता है इसके साथ, तो उससे पता लगती है क्या परफॉर्मेंस चल रही है। देन 360 डिग्री अप्रेजल एंड फीडबैक, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, यानी कि हम अपने नीचे वाले से, हम अपने ऊपर वाले से, हम अपने दाएं बाएं वालों से क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई बंदे की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये 360 डिग्री अप्रेजल है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, एंड क्लाइंट्स और आउटसाइडर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत ईजी था। 360 डिग्री अप्रेजल हैज़ ऑल्सो बीन डन। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज डन। ये आपका होता है कवर, स्टाफिंग पूरा का पूरा। डायरेक्टिंग के अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर क्या था, कम्युनिकेशन और उसके बैरियर्स और उसका प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन का बेसिक सा प्रोसेस यही है, सेंडर होगा जो सेंड करता है अपना इंफॉर्मेशन, मैसेज सेंड करता है इनकोड करके, और किसके थ्रू करेगा, एक चैनल के थ्रू करेगा। फॉर एग्जांपल ईमेल हो गया, वीडियो हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वगैरह वगैरह। फिर रिसीवर के पास आएगा, रिसीवर को रिसीव होगा, उसको वो डिकोड करेगा यानी कि अंडरस्टैंड करेगा, खोलेगा उस मैसेज को, फिर वो फीडबैक पहुंचाएगा। और एक नॉइस वाला सीन भी यहाँ पर आ जाता है, यानी कि अगर डिकोड करने के बाद अगर उसने, रिसीवर ने कुछ गलत समझ लिया, तो वो होता है आपका नॉइस, यानी कि कुछ बैरियर्स आ गए, कुछ फिल्टरिंग हो गई वहाँ पर, इसे फिल्टरिंग बोला जाता है, लिख लेना। डिकोड करते वक्त अगर कुछ गलत समझा जाए उस मैसेज को, दैट इज फिल्टरिंग। इजी, डन। आगे बढ़ते हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है प्रॉपरली, यू कैन रीड इट आउट कि रिसीवर क्या करता है, एनकोडिंग क्या होती है, मैसेज क्या होता है, वगैरह वगैरह। यू कैन रीड इट आउट आराम से, बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। हाउ मेनी बैरियर्स आर देयर? देखो पढ़ते हैं, समझते हैं। फर्स्ट वन इज योर फिजिकल बैरियर्स, जैसे नॉइस, डिस्ट्रैक्शन, बैकग्राउंड नॉइस, पुअर कनेक्टिविटी। मैंने व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजा है और पीछे कुछ गाने वाने चल रहे हैं तो बंदे को आवाज़ ही नहीं सुनाई दी मेरी। जोग्राफिकल डिस्टेंस, रिमोट कम्युनिकेशन चैलेंजेस, फॉर एग्जाम्पल वही वाला, गांव में बंदा बैठा हुआ है, मैं नहीं फ़ोन कर पा रहा, नहीं लग रहा उसका फ़ोन। टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, डिले इन रिस्पॉन्स, डिफरेंस इन द टाइम जोन्स। अगर मैंने कुछ वीडियो भेजी है बंदे को व्हाट्सएप के थ्रू भेजी और वो नहीं जा रही है बार बार, तो टाइम कॉन्स्ट्रेंट। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, दिस यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। फिजिकल डन हो गया। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, परसेप्शन, नज़रिया,
एंड एटीट्यूड डिफरेंसेस। मैंने ये तो जनरली आपके साथ भी होता होगा ना, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आप उसे मैसेज करते हो भाई ऐसे ऐसे है, वो कुछ और समझ लेती है या समझ लेता है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जनरली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होता है। एनीवेज, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप लोग दुखी हो जाते हो, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर ऐसे मुक्के मार के लात चलती है वहाँ पर। इमोशनल बैरियर्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। बंदा भाई थक हार के घर आया है मैं ऐसे एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, बट कोई नहीं, ऐसे आप समझोगे, आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो ना, तो इस एज में भी आप जाओगे। एनीवेज, हाँ, तो स्ट्रेस एंग्जाइटी, बंदा घर आया है थक हार के काम वाम करके, और उसके बाद फिर कलेश हो रहे हैं, है ना, आप वो वाली चीज़ है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर। सेलेक्टिव परसेप्शन, आप सिर्फ वही चीज़ सोचते हो जो आपको सोचनी होती है, आप वही चीज़ समझते हो जो आपको सोचनी समझनी होती है, वो वाली चीज़ है। लैक ऑफ अटेंशन, डिसइंटरेस्ट और डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। बंदे का दिमाग कहीं और ही है, वो उससे बात करे जा रही है या करे जा रहा है, और बंदे का या बंदे का दिमाग ही नहीं है वहाँ पर, है ना, तो वो वाली चीज़ है, लैक ऑफ अटेंशन। सिमेंटिक बैरियर्स, देन कम्स योर लैंग्वेज बैरियर्स, jargon and technical language, use of complex terms unfamiliar to the receiver। अब मान के चलते हैं मैं एक बंदा हूँ जो 1999 2000 में पैदा हुआ है, और मैं किसी जेनजी से बात कर रहा हूँ। जेनजी आप लोग समझते होंगे, आप लोग भी वही हो शायद से। एनीवेज, बुरा मत मान जाना, आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो मुझे जो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। आपकी लैंग्वेज में कुछ पता नहीं ऐसी चीज़ बोलते हैं, फ्लेक्स मत कर, ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं समझ में आ रही, इसका वर्ड का मीनिंग क्या है। तो इट इज़ नोन एज सिमेंटिक बैरियर्स। एम्बिग्विटी एंड मिस इंटरप्रिटेशन, मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स और वेग एक्सप्रेशन। अगर आपने ये चीज़ बोल दी और उसके मीनिंग अगर कुछ और निकल जाते हैं, दैट कम्स अंडर सिमेंटिक बैरियर्स। कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस, यूज ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग। जनरली बहुत ईजी था, कोई ऐसा है नहीं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, देयर आर 3 मोर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज योर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। हेरारिकल स्ट्रक्चर होता है, फ्लो करने में, इंफॉर्मेशन फ्लो होने में टाइम भी लगता है, और एक एक के थ्रू आती है हमारे पास, है ना, टॉप टू बॉटम। टू मैनी लेवल्स ऑफ अथॉरिटी लीडिंग टू मैसेज डिस्टोर्शन। ब्यूरो जो भी लिखा हुआ है, डिलेड डिसीजन मेकिंग एंड अप्रूवल्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ओवरलोड, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन कॉजिंग कंफ्यूजन। पुअर कम्युनिकेशन चैनल्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ही बात हो रही है ये, तो प्लीज ये ध्यान रखना। पर्सनल बैरियर्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ स्पीकिंग और हेजिटेशन इन एक्सप्रेसिंग थॉट्स। तो बंदा इंफॉर्मेशन मैसेज दे ही नहीं पा रहा है ना, अपने इजहार नहीं कर पा रहा है उस चीज़ का। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, नहीं चाहता है, मैं बात ही नहीं करना चाहता, भाई भाड़ में जा, वो वाली सीन है ये। डिफरेंसेस इन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अब ये तो आपको बेसिकली देखने को मिलेगा ही अलग अलग जगहों पर भी। इफ मतलब मैं बेसिक सा एग्जांपल अगर दूं, अगर आप जा रहे हो, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आप लोग स्लम एरियाज में जा रहे हो, वहां पर नहीं है इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग, तो आप वहां पर कम्युनिकेट भी उसी लेवल का ही कर पाओगे फिर, और आपको उस लेवल पर आके ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये वो वाली चीज है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आप खत भेज रहे हो मुझे, ठीक है, आप मेरे चाहने वाले तो नहीं बोलूंगा, हाँ चाहने वाले बोलूंगा, क्योंकि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, तो हाँ चाहने वाले तो हो ही सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे वेल विशर हो, आप मेरे को खत भेज रहे हो, आपको नहीं आता व्हाट्सएप पे मैसेज करना या कॉल करना वगैरह वगैरह, आप खत ही भेज रहे हो मुझे पीजन के थ्रू, पैरेट कबूतरों के थ्रू ही भेज रहे हो, तो वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। टेक्निकल फेलियर्स, इंटरनेट इशू, सर्वर डाउन टाइम वगैरह वगैरह, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी था। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन डन होते हैं, कॉमन सेंस से कर लोगे ना, कुछ कीवर्ड्स इसके ध्यान में रख लेना, बस आगे बढ़ते हैं। वेज टू ओवरकम दीज मैनी बैरियर्स, क्या हो सकता है यार, अच्छे से सुनो, क्लियर वर्ड को यूज करो, है ना, इफेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर कुछ आपने गलती कर दी है तो सामने वाले से बोलो, या मैंने क्या गलती करी, चलो बैठ के डिस्कस करते हैं, गिव मी अ फीडबैक। प्रॉपर यूज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, जिसके थ्रू आप चीज़ें भेज रहे हो वो प्रॉपर होनी चाहिए। कल्चरल सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। बीइंग अवेयर ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कबूतर के थ्रू मत भेजो, आराम से भेज सकते हो, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू वर्कशॉप्स, खुद की ही स्किल्स पर भी काम कर सकते हो, एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज योर इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल इन बिजनेस मैनेजमेंट। अब आते हैं अपन कंट्रोल के ऊपर, ये हमारा लास्ट पे पहुंच गए हैं हम लोग, डायरेक्टिंग भी हो गया, अब कंट्रोल पे आ गए हैं। कंट्रोल में कुछ कुछ चीजें ये करके 2-3 चीजें मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को, जो आपके एज अ बोनस काम आएगी। जो लोग यहाँ तक बने हुए हैं, वेरी वेरी नाइस, गिव अ लाइक टू दिस वीडियो।
अगर अच्छी लग रही है तो। एनीवेज, control is a fundamental function of management that ensures organizational goals are met efficiently. It involves monitoring, measuring and correcting performance deviation. यही इंपॉर्टेंट है, यही आपका बेसिकली प्रोसेस है, ये भी अभी हम आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल हेल्प्स इन अलाइनिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। अलाइन कर रहे हैं हमने कुछ ऐसा सोचा हुआ था कि ऐसे ऐसे जाएंगे, जैसे आपका है ना कि हर दिन मैं इतना इतना पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, और मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, ये चीज़ है। अगर मैं गलत कर रही हूँ, मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ, तो वो डेविएशन वहाँ से निकल कर आएगा, वेरिएंसेस वहाँ से निकल कर आएंगे। उसको सही करने के लिए आप करेक्टिव एक्शन लोगे, यही तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है बच्चे। देखो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप करोगे इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, प्री डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। पहले ही सोच लोगे कि ऐसे ऐसे करना है। स्टैंडर्ड्स आर प्री डिफाइंड क्राइटेरिया और बेंचमार्क्स यूज्ड टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। दे कैन बी क्वांटिटेटिव, जैसे कि अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, दे कैन बी क्वांटिटेटिव, प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स टारगेट, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और स्टैंडर्ड हो सकते हैं, और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं कि भाई कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवानी है अपने को, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है, यूजीसी नेट वाले बच्चों के साथ कर रखे हैं आई थिंक। हाँ, तो स्ट्रेटेजिक स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे, वो क्या हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स होते हैं, टैक्टिकल होते हैं डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशनल हो जाते हैं डे टू डे वाले, ठीक है। मेजरिंग, देन स्टैंडर्ड सेट कर लिए, उसके बाद अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। इसके लिए भी कुछ मेजरमेंट मेथड्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट मेजरमेंट, सेल फिगर को देख लो, रिवेन्यू रिपोर्ट्स को चेक कर लो। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय से फीडबैक ले लो, मार्केट रेपुटेशन देख लो, पता चल जाएगा आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद क्या करेंगे, आप कंपेयर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द स्टैंडर्ड वन जो आपने पहले सेट करके रखा हुआ है ना, उसके साथ कंपेयर करके डेविएशंस वहां से निकालोगे। डेविएशंस अगर फाउंड हुआ, अगर है वहां पर, यू विल टेक करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, इमीडिएट हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। इजी, दिस इज इट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। ज्यादा इसके इतना डीप नहीं जाना है, जितना मैंने अभी समझाया उतना काफी है, और इतना आपको पता भी होगा, ठीक है। Let's move forward. These are the techniques which are used in controlling, और basically these are the controlling techniques. तो पहली आती है आपके पास ट्रेडिशनल टेक्निक, दूसरी आपके पास मॉडर्न टेक्निक्स। ये आप रीड करेंगे खुद से ही। ट्रेडिशनल में दो चार चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो हमने ऑलरेडी करी हुई है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने किया है, वेरिएंस एनालिसिस किया था ना अकाउंटिंग के अंदर, पार्ट 3 लाइव सेशन में जाकर देखो। ब्रेक इवन एनालिसिस अकाउंटिंग का पार्ट 1 किया था ना, ये वही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी ट्रेडिशनल वाली है, पुराने वाली है। मॉडर्न टेक्निक के अंदर आपका क्या आ जाता है, जैसे एमबीओ, एमबीओ था ना परफॉर्मेंस अप्रेजल का चीज, तो वो एक कंट्रोलिंग का पार्ट ही है एमबीओ। फिर आता है 6 सिग्मास, अ डेटा ड्रिवन अप्रोच टू मिनिमाइज डिफेक्ट्स एंड इंप्रूव क्वालिटी। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, आज का आपका होमवर्क यही है, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है इसके बारे में पता करें। फिर आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जहां पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर देते हैं, डिपार्टमेंट को दे देते हैं या फिर मैनेजर को बता देते हैं कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। तो वो वाली चीज़ है ये, ठीक है। दीज आर दी मॉडर्न टेक्निक्स। इसके भी डीप डाउन नहीं जाना है, थोड़ा बहुत जा सकते हो अगर जाना है अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। अदरवाइज आप इसको रीड कर लो और आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल कौन सी है, मॉडर्न कौन सी है। अब एक टॉपिक बचता है जो आपके सिलेबस में है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये भी कंट्रोलिंग का पार्ट है आपके मॉडर्न वाले का, ठीक है, मॉडर्न वाले का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक, मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक, ठीक है, कंट्रोलिंग टेक्निक इजी है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता क्या है, लेट्स सी। It is a control technique where managers focus only on significant deviations from set standards. Significant standards, I mean deviation का क्या मतलब है, कुछ बड़ी दिक्कत अगर आ गई है, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब आपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, तब पता चला कि छोटी मोटी दिक्कत है, छोड़ दो उसको, आप इग्नोर कर दोगे। फिर आपको पता चला, लेकिन आपको पता चला दूसरे वाले में कि यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है। हमने सोचा था 5% की दिक्कत आएगी, लेकिन 10% की दिक्कत आ रही है, तब वहाँ पर आप करेक्टिव मेजर लोगे। अगर 5% से कम की थी, यू विल नॉट टेक एनी करेक्टिव मेजर, यू विल मूव फॉरवर्ड। की फीचर्स क्या है इसके, फोकस ऑन डेविएशंस, ओनली मेजर डेविएशन पर ये फोकस करेगा। एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस अननेसेसरी मैनेजरियल इन्वॉल्वमेंट इन रूटीन मैटर्स, क्योंकि छोटे बच्चों वाले जो टास्क होते हैं उसको छोड़ देते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेविएशन है उस पर ध्यान देते हैं, तो इसलिए टाइम सेविंग भी है, इंप्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, यू हैव टू रीड इट आउट, आराम से रीड कर लो,
कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा वो नहीं है कि मेरे को पढ़ाना पड़े, तुम इजीली रीड करके भी कर लोगे। एग्जाम्पल देख लो बस। इफ अ कंपनी सेट्स अ बजट फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट्स एंड द एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड्स द बजट बाय 2%, 2% से एक्चुअल बस बजट बढ़ता है, बट एक्सेप्टेबल लिमिट हमने सिर्फ 5% की रखी थी और बढ़ा कितना, 2% बढ़ा, तो कोई एक्शन आप वहां पर नहीं लोगे। बट अगर इफ कॉस्ट एक्सीड द लिमिट सिग्निफिकेंटली, एग्जाम्पल 10% से, तो वहां पर आप करेक्टिव एक्शन लोगे। दिस इज डन। अब 2-3 बोनस टॉपिक मैं आपको करवा देता हूँ। पहला है आपका बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट, ये आपने जरूर किया होगा आपके बीकॉम के अंदर, ठीक है। 5 ऐसी चीज आती है, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट आती है, जिसको हम लिखते हैं OCEAN, ओशियन, ठीक है। इससे आप याद रखोगे, ओ से ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि बंदा कितना नई नई चीजें करना चाहता है, क्रिएटिव है बंदा। सी हो जाएगा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जो भी आप बोलना चाहो इसे, कॉन्शियसनेस जो भी बोलना चाहो बोल सकते हैं। अ हाई कॉन्शियस पर्सन, या जो भी बोलना चाहो भाई, मेरे से तो नहीं बोल पा रहा हूँ मैं अभी, 1:30 बजे रात के। पर्सन इज लाइकली टू बी ऑर्गेनाइज्ड, अब बोलोगे 1:30 बजे रात के क्या वो है कनेक्शन, भाई 2-3 क्लास ले चुका हूँ मैं यूजीसी नेट की। एनीवेज, सिस्टमैटिक, अ हाई कॉन्शियस कॉन्शियस person is likely to be organized, systematic, careful, thorough, responsible and self disciplined and achievement oriented। तो ये वाला बंदा है जो ये चीजें करता है, ठीक है। इजी है। ओपननेस हो गया, सी वाला हो गया। ई से आता है एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो वाली चीज। एक्सट्रोवर्ट बाहर जाने वाला बंदा है, सोशल बंदा है, पूरा चिल बंदा है। इंट्रोवर्ट नहीं बात करता है इतना, वो वाला सीन है। ए हो जाएगा एग्रीएबलनेस, सहमति, कितना ज्यादा सहमत होता है बंदा दूसरे बंदों से, तो वो एग्रीएबलनेस हो जाएगा। एन हो जाएगा न्यूरोटिसिज्म या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी, एन हो जाएगा इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, यू कैन रीड इट आउट। इजी है, डन। आगे बढ़ते हैं। एक और नया टॉपिक है आपका जोहारी विंडो। जोहारी ऐसे आप याद रखोगे क्योंकि ये दिया था जोसेफ लुफ्ट ने या लफ्ट ने और हैरी इंगम ने। जो हैरी, ठीक है, ऐसे याद रहेगा नाम भी, जोसेफ और हैरी, इन दोनों के नाम से ये बना है जोहरी विंडो। किस चीज का ये फ्रेमवर्क है? ये एक फ्रेमवर्क है अंडरस्टैंड करने का द डायनेमिक्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल जैसे आप और मैं है, तो इसका ये रिलेशन का डायनेमिक्स समझने के लिए इन्होंने ये चीज बनाई थी। इट इज मेड अप ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 चीजों से ये बना है। वो 4 चीजें क्या है? लेट अस सी। टॉक्स अबाउट द अमाउंट ऑफ अवेयरनेस वन हैज फॉर अनदर पर्सन, ठीक है। देखो यहां पर आ जाएगा नॉन टू सेल्फ। ब्राइटनेस बढ़ा लो, अगर नहीं दिख रहा है तो ब्राइटनेस बढ़ा लो अपनी। यहाँ पर आ जाएगा नॉन टू सेल्फ, यहाँ पे आ जाएगा नॉन टू अदर्स। खुद को भी खुद के बारे में पता है, दूसरों को भी खुद के बारे में पता है, ठीक है। तो ओपन है वो बंदा, ओपन है। फिर यहाँ पर आ जाता है नॉट नॉन टू सेल्फ। खुद को तो खुद के बारे में नहीं पता है पर दूसरों को उसके बारे में पता है, तो बंदा है ब्लाइंड, अंधा है क्या भाई? तुझे खुद के बारे में नहीं पता है लेकिन लोगों को तेरे बारे में पता है, ठीक है। फिर आ जाता है नॉन टू सेल्फ, खुद को खुद के बारे में पता है। नॉट नॉन टू अदर्स, बट दूसरे उसके बारे में नहीं जान सकते, तो वो हिडन है, प्राइवेट बंदा है, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा ना खुद को उसके बारे में पता ना दूसरों को उसके बारे में पता, वो अनडिस्कवर्ड है, अननोन बंदा है वो, ठीक है। डन, इजी। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक आज की इस लाइव वीडियो का जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल, ये मैंने आपके सिलेबस में के अंदर कहीं ना कहीं देखा है, ग्रुप से रिलेटेड चीज। तो एक मॉडल था, ब्रूस टकमैन ने दिया था और ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि ग्रुप बनता कैसे है जनरली। तो पहले होगा फॉर्मिंग, यानी कि पहले मतलब पहले बनेगा, ठीक है। स्टॉर्मिंग जैसे होता है ना, ब्रेन स्टॉर्म करना, तो वही चीज़ है। यहाँ पर मेंबर्स अपने आइडियाज़ को एक साथ बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ही जनरली क्या होता है, स्टॉर्मिंग के दौरान ही बंदे अलग हो जाते हैं टीम से, अगर होने होते हैं तो, ठीक है, जिसके साथ वाइब मैच नहीं कर रही होती है तो। फिर होता है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग का मतलब है नॉर्म्स होता है ना, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। तो यहाँ पे वैल्यूज एंड नॉर्म्स सेट करते हो आप लोग कि आपके ग्रुप के क्या बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप परफॉर्म करते हो। परफॉर्म करने के बाद जिस वजह के लिए बना था ग्रुप, वो वजह पूरी होने के बाद आप ग्रुप को एडजॉर्न कर देते हो, डन, खत्म कर देते हो। चलो भाई, बल्ले बल्ले, दिस इज इट। आपकी ये वाली वीडियो भी कवर होती है, ये वाला पूरा यूनिट भी कवर होता है। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप लोग सीयूटी पीजी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, और अगर आपने ये सारी चीजें नहीं करी है तो अभी की अभी कर दो, वरना निकल जाओ यहाँ से, मेरी वीडियो मत देखना,
आइंदा से अगर ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो। क्या वो चीज़ें हैं? जॉइन माई टेलीग्राम चैनल और दोनों आईडीज़ को फॉलो कर लेना। मेरा प्राइवेट है अभी इंस्टाग्राम ऋतिक वाली आईडी, वो मैं कर लूँगा बाद में एक्सेप्ट, टेंशन मत लो। बट एटलीस्ट पढ़े हो मुझसे, थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो, तो उसे प्लीज़ कर लेना फॉलो। फॉर फ्यूचर के लिए भी अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए पढ़ना चाहते हो, मैनेजमेंट के लिए पढ़ना चाहते हो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज उसके लिए भी कंटेंट आएगा। एंड मेक श्योर टू जॉइन द चैनल और रहो जगहों पर। ऐसा नहीं है सीयूटी पीजी का एग्जाम हो गया तो निकल लिए, फ़ायदा उठाया निकल लिए, वो तुम्हारी मर्जी है फिर। एनीवेज, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो भी चुका है। काफ़ी मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बारी ड्यू कॉमर्स चैनल पे 2022 के अंदर, जब बच्चों का एग्ज़ाम हुआ तो बच्चे छोड़ के बाय बाय टाटा बाय बाय कर दिए। एनीवेज, जैसा 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 जो करे। एनीवेज, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेक केयर।